वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए इस वीडियो में आज तिब्बत के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया का हृदय, आकाश के सबसे निकट स्थित वह भूमि जहां नदियां जन्म लेती हैं, साम्राज्य रणनीतियां बनाते हैं और एक भूभाग पूरे भारत की सुरक्षा, जल व्यवस्था और कूटनीतिक भविष्य को प्रभावित करता है, वो है तिब्बत। यह केवल एक पठार नहीं, यह इतिहास, भूगोल, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जीवंत प्रयोगशाला है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी के लिए तिब्बत को समझना विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। चाहे प्रश्न भूगोल से हो, चाहे भारत चीन संबंधों से हो या फिर एशिया की सामरिक संरचना से हो। आज हम किसी किताब का पन्ना नहीं खोल रहे हैं, आज हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां ऊंचाई केवल भौगोलिक नहीं, रणनीतिक भी है। आज हम किसी किताब का पन्ना नहीं खोल रहे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते तिब्बत आपके लिए सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि यूपीएससी के कई प्रश्नों की चाबी बन चुका होगा। तिब्बत, जिसको दुनिया की छत भी कहते हैं, रहस्यों की भूमि है और एशिया की जल मीनार भी इसी को कहा जाता है। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार और दुनिया की छत इसी को ही कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे तिब्बत की भौतिक स्थिति से लेकर उसकी सांस्कृतिक आत्मा तक, अक्षांश, देशांतर, पूर्व पश्चिम की लंबाई चौड़ाई, सीमाएं, जिले, क्षेत्रफल और जनसंख्या। जानेंगे तिब्बत की अनोखी आदतें, तिब्बत के राष्ट्रीय प्रतीक, तिब्बत के घने वन, ऊंचे पर्वत, पवित्र झीलें, नदियां, झरने और विश्व प्रसिद्ध तिब्बत पठार के सभी प्रमुख दर्शनीय स्थल। इतना ही नहीं, तिब्बत का हर भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक आधार पर किया गया विभाजन और भारत तिब्बत संबंधों का ऐतिहासिक व समकालीन विश्लेषण भी इसी वीडियो में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ऐसा समग्र और प्रमाणिक विवरण न किसी चैनल पर मिलेगा, न ही किसी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप तिब्बत को सचमुच समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक देखिए, ताकि आपको तिब्बत के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी एक ही वीडियो में हो जाए। परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण विवरण हैं वो भी इसी वीडियो में रख दिए गए हैं, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हो सके और आप एक ही वीडियो के माध्यम से तिब्बत का संपूर्ण विवरण पढ़ सकें, इधर उधर दूसरी वीडियो आपको तलाश करना ना पड़े। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको तिब्बत के संबंध में अन्य किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता न तो जीवन के हिसाब से प्रतीत होगी और ना ही परीक्षा के हिसाब से किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता महसूस होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तिब्बत देश, सामान्य जानकारी पहले करते हैं। आधिकारिक नाम इसका है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, यानी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। यह चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्वायत्त क्षेत्र है। भौगोलिक स्थिति अगर इसकी देखी जाए तो ये मध्य दक्षिणी एशिया में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश अगर इसके देखे जाएं तो 26.50 डिग्री उत्तर से 36.53 डिग्री उत्तर तक, तथा देशांतर अगर देखा जाए तो 78.25 डिग्री पूर्व से 99.06 डिग्री पूर्व तक इसकी स्थिति है, यानी ट्रॉपिकल जोन से ऊपर है। तिब्बत विश्व के सबसे ऊंचे पठार यानी तिब्बत पठार पर स्थित है। लंबाई अगर पूर्व से पश्चिम इसकी देखी जाए तो 2400 किलोमीटर की है और उत्तर से दक्षिण अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 1000 किलोमीटर की मापी गई है। इस इमेज के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इसका क्षेत्रफल, इसके वन, लंबाई चौड़ाई, नदियाँ, मुख्य नदियाँ कहाँ से कहाँ तक, उनका लोकेशन, पूर्व पश्चिम, लंबाई चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर इस एक इमेज में दिए गए हैं, ताकि आपको इमेज के माध्यम से भी आपके दिमाग में एक छवि बन सके, क्योंकि इमेज के माध्यम से दी गई छवि काफ़ी दिनों तक दिमाग में बनी रहती है और आपको वो चीज़ पूरी काफ़ी दिनों तक याद रहती है।
क्षेत्रफल की इसकी अगर बात की जाए तो 12,28,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। स्थल भूभाग जिसमें 1,12,25,000 वर्ग किलोमीटर का है, यानी 99.7%। और जल भूभाग इसका 3,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी 0.3%, जिसमें झीलें, नदियाँ, हिमनदीय जल क्षेत्र आदि सभी शामिल हैं। आइए तिब्बत की एक अनोखे तरीके की बात समझते हैं। यदि आपको कोई जीव दिखाए तो आप तिब्बत में जाकर ये ना समझिए कि वो आपको चिढ़ा रहा है, बल्कि मेहमानों को स्वागत करने का ये उनका एक अनोखा तरीका है, जो कि वहाँ की पारंपरिक प्रथा है। जीव दिखाने को आप अन्यथा ना लेकर उनको स्वागत समझें। तिब्बत में स्वागत जो है जीव दिखा करके किया जाता है। इसके अलावा वहाँ कहीं कहीं शव को जलाकर, कहीं को दफनाकर किया जाता है, लेकिन तिब्बत में एक अनोखा तरीका है अंतिम संस्कार को किए जाने का। उसके शव को एक खुले स्थान पर, ऊंचे स्थान पर गिद्धों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और गिद्धों के लिए भोजन प्राप्त कराना उनका एक उद्देश्य होता है, जिसको स्काई बरियल कहते हैं। एक ये भी तिब्बत का अनोखा तरीका है। मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्व में, यानी अरुणाचल प्रदेश की ऊपरी सीमा पर यह सीमा निर्धारित की गई थी। इस सीमा को मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में शिमला समझौते में दोनों देशों ने इसे स्वीकार किया था। चीन 1914 के शिमला समझौते को मानने से अब इनकार करता है। चीन के अनुसार तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी प्रकार के समझौते करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। तिब्बत का आकार आयताकार नहीं है, इसलिए आंकड़े औसत में दिए गए हैं। इनका फैलाव बहुत बड़ा होने के कारण इसे तिब्बती पठार कहते हैं। औसत ऊंचाई 4,500 मीटर होने के कारण इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। तिब्बत में समुद्र नहीं है, इसलिए जल क्षेत्र बहुत कम, यानी 3,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 0.3% ही है। आइए अब सीमाओं की बात करते हैं। पहले इस इमेज को सीमाओं के माध्यम से देख लेते हैं। उत्तर में शिनजियांग, कुनखई, सिंचुआन, यूनान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से तिब्बत घिरा हुआ है। आइए तिब्बत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं व उनकी लंबाई की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम में अगर देखा जाए तो शिनजियांग पड़ता है, जो कि 1100 किलोमीटर सीमा का है। उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में छिंगहाई है, जो कि 650 से 800 किलोमीटर तक पड़ती है। पूर्व दिशा में सिचुआन है, जो कि 900 से 1000 किलोमीटर का पड़ता है। दक्षिण पूर्व में यूनान है, 300 से 400 किलोमीटर की सीमा है इसकी। दक्षिण पूर्व की ओर अगर देखा जाए तो म्यांमार है, 90 से 100 किलोमीटर तक पड़ता है। दक्षिण पूर्व में भूटान है, 470 से 470 किलोमीटर तक पड़ता है। दक्षिण मध्य में सिक्किम भारत का है, 220 किलोमीटर तक पड़ता है। दक्षिण मध्य में ही अरुणाचल प्रदेश भारत का है, 1126 किलोमीटर तक पड़ता है। दक्षिण मध्य की ओर नेपाल है, 1389 1414 किलोमीटर तक पड़ता है। दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तराखंड भारत है, 345 किलोमीटर की सीमा पड़ती है इसकी। पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश भारत है, 200 किलोमीटर की सीमा पड़ती है। और पश्चिम उत्तर की ओर लद्दाख है भारत का, जो कि 1597 किलोमीटर पड़ता है। इसमें दो दो संख्याएं इसलिए दे दी गई हैं, कहीं 650 आता है और 800 के बीच में अगर आ जाता है कोई, तो उस संख्या पर टिक लगाना है ताकि आप भ्रम में ना रहें। अलग अलग दिया हुआ है, 9 से 1000 तक, 300 से 400, 90 से 100 तक। अगर इसके बीच की कोई संख्या है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। तिब्बत के प्रमुख जिलों की अगर बात की जाए तो इस इमेज के माध्यम से आप तिब्बत के प्रमुख जिलों को देख सकते हैं, और सभी जिलों को देखने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हैं। तिब्बत में बड़े हिस्से को, यानी बड़े ज़िले को शासन करने के हिसाब से प्रीफेक्चर या प्रीफेक्चर लेवल सिटीज़ कहा जाता है। तिब्बत के कुल ज़िले इस इमेज में आपको दर्शाए गए हैं।
जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। ज़्यादा ज़िले याद करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, लेकिन आपको लोकेशन के हिसाब से ज़िलों के नाम व उनकी आकृति, उनके लोकेशन दिए गए हैं। तिब्बत के अगर सबसे बड़े ज़िले को क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो नागरी अली प्रीफेक्चर तिब्बत का सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है। ये क्षेत्रफल इसका 3,45,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की छत का छोर भी इसे कहा जाता है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो लिहासा सिटी है। तिब्बत की राजधानी है, जो क्षेत्रफल इसका 29,000 वर्ग किलोमीटर है। राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है लिहासा। तिब्बत की अगर जनसंख्या देखी जाए तो लगभग 36 से 37 लाख यानी 3.6 मिलियन है। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर विश्व की सबसे कम है, जो कि अधिक ऊंचाई और ठंडी जलवायु और दुर्गम भू आकृति के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत ही विरल या बहुत ही कम है। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो लिहासा है, तिब्बत की राजधानी। वहाँ पर घनी आबादी है। जनसंख्या इसकी है 8,67,891, जो कि 2020 के अनुसार मापी गई है। जनसंख्या के अनुसार अगर छोटे ज़िले को देखा जाए तो निंगची है, जिसकी जनसंख्या 2,38,936 है, किंतु कहीं कहीं दिया हुआ है बेस्टर्न नगरी को, जिसकी सबसे कम जनसंख्या है 1,23,000। तिब्बत की अगर साक्षरता दर देखा जाए तो 70 से 75% तक तिब्बत की साक्षरता दर पाई गई है। यहाँ पर एशिया की कई प्रमुख नदियाँ यानी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज का उद्गम होता है, लेकिन वे बहती हुई नदियाँ हैं, इसलिए बड़े जलाशय नहीं हैं। तिब्बत के अगर राष्ट्रीय प्रतीकों की बात की जाए तो तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये आपको इस इमेज के माध्यम से देख सकता है। इसको आप एक छवि बना सकते हैं अपने माइंड में, जिससे आपके दिमाग में एक छवि बने रहे कि तिब्बत का राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है। अगर डिटेल की बात की जाए तो ध्वज में 2 हिमसिंह, पीछे हिमालय पर्वत, उगता हुआ सूरज। ये तिब्बती संस्कृति, साहस और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक है। तिब्बत का राष्ट्रीय गान अगर बात की जाए तो ग्यालू है, विजय गीत है ये गीत तिब्बती सरकार इन एक्साइल यानी निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा राष्ट्रगान के रूप में माना जाता है। रचना काल इसका लगभग 1950 का दशक है। विषय वस्तु की अगर बात की जाए इस गीत की तो तिब्बत की स्वतंत्रता, शांति, सांस्कृतिक गौरव और दलाई लामा के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। ये तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी तिब्बती समुदाय में ग्यालू को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। तिब्बत के अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए तो हिमसिंह है, जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। तिब्बती संस्कृति में ये बहादुरी, खुशी और शक्ति का प्रतीक है। अगर तिब्बत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात की जाए डिटेल की तो तिब्बती भाषा में इसे सेंग गए कहते हैं। ये साहस, शक्ति, निडरता, पवित्रता का प्रतीक है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, फिर भी आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य नहीं है। फिर भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से स्नो लायन को तिब्बत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। तिब्बत के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो हिमसिंह है। ये शक्ति, निर्भीकता, आनंद और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए तो आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी कोई नहीं है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला सारस माना जाता है, जो कि सांस्कृतिक प्रतीक है। यहाँ तिब्बत के अगर राष्ट्रीय धर्म की बात की जाए तो तिब्बती बौद्ध धर्म है। तिब्बती संस्कृति और पहचान का केंद्र है। बौद्ध धर्म 85 से 90% तक यहाँ पर है। बौद्ध धर्म 5% है, शेष अन्य जातियाँ हैं। तिब्बत के अगर राष्ट्रीय आध्यात्मिक नेता की बात की जाए तो दलाई लामा हैं। तिब्बती जनता के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक वो माने जाते हैं। राजधानी की अगर बात की जाए तिब्बत की तो लिहासा है। राष्ट्रीय मुद्रा चीनी युआन है। राष्ट्रीय भाषा तिब्बती भाषा है। बाकी चीनी, मंदारिन प्रशासनिक स्तर पर और भाषाएं भी हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो आधिकारिक राष्ट्रीय वृक्ष कोई नहीं है। बिलों को पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय पुष्प की बात की जाए तो आधिकारिक राष्ट्रीय पुष्प कोई नहीं है। बिल्यू पॉपी तिब्बत का प्रतीकात्मक फूल है। राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो आधिकारिक राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, लेकिन तीरंदाजी और घुड़सवारी यहाँ के पारंपरिक खेल हैं। राष्ट्रीय नदी की बात की जाए तो यारलुंग त्सांगपो, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ये राष्ट्रीय नदी है। तिब्बत की साक्षरता दर 70 से 75% तक मापी गई है। तिब्बत के बड़े हिस्से को, बड़े जिले को प्रीफेक्चर या
प्रीफेक्चर लेवल सिटीज भी कहा जाता है। वन की अगर बात की जाए, वन के संबंध में बात की जाए तो तिब्बत के दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्यतः घने वन पाए जाते हैं और मध्य पश्चिमी तिब्बत में वन बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क है। वन के प्रकारों की बात की जाए तो शीतोष्ण शंकुधारी वन स्थान इनका दक्षिण पूर्वी तिब्बत है, यारलुंग त्सांगपो घाटी में, ऊंचाई लगभग 2500 से 4000 मीटर तक, और मुख्य वृक्ष इसके हैं देवदार, फर, स्प्रूच और चीड़। विशेषताएं हैं, लकड़ी हेतु महत्वपूर्ण है ये, ठंड सहने वाले सदाबहार वृक्ष है ये। दूसरे प्रकार के जो वन हैं वो शीतोष्ण मिश्रित वन हैं। स्थान इनका दक्षिणी पूर्वी भाग तिब्बत का है, ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर तक है। मुख्य वृक्षों की बात की जाए तो ओक, बर्च, मेपल, शंकुधारी व चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं पाए जाते हैं यहाँ पर। विशेषताएं जो हैं, जैव विविधता अधिक और वर्षा अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरी प्रकार के वन हैं उप अल्पाइन वन, जो कि स्थान इनका ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं। मुख्य वृक्षों में बौने चीड़, जूनिपर, रोडोडेड्रान, जिनकी ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है। विशेषताएं, वृक्षों की ऊंचाई कम है, अत्यधिक ठंड व तेज हवाएं यहाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रकार जो है वनों का अल्पाइन झाड़ी व घास भूमि का प्रकार है। स्थान इनकी वृक्ष रेखा से ऊपर है। मुख्य वृक्ष यहाँ जो पाए जाते हैं, छोटी झाड़ियाँ, काई और लाइकेन घासें पाई जाती हैं। ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। विशेषताओं की बात की जाए तो वास्तविक वन नहीं है, लेकिन पशु चारण के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रकार के जो वन है वो शुष्क व मरुस्थलीय वनस्पति हैं। उनका स्थान पश्चिमी और मध्य तिब्बत पाया जाता है। विशेषताएं, अत्यंत कम वर्षा और विरल झाड़ियाँ और कांटेदार पौधे यहाँ पाए जाते हैं। शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में राजतंत्र था यहाँ पर। मध्यकाल में धार्मिक प्रभुत्व इस पर प्रभावी हुआ। 1642 से 1959 तक दलाई लामा का धार्मिक राजनीतिक शासन रहा। 1951 से वर्तमान तक चीन के अधीन ये स्वायत्त क्षेत्र बना हुआ है। प्राचीन अगर तिब्बत की बात की जाए तो 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्राचीन तिब्बत माना जाता है। शासन राजतंत्र पर आधारित था। राजा को तिसेनपो कहा जाता था। सबसे प्रसिद्ध शासक सोंगत सेन गाम्पो था। शासन में सैन्य शक्ति और प्रशासन दोनों उस समय राजा के अधीन होते थे। उसके बाद 9वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बौद्ध धार्मिक शासन रहा। राजशक्ति कमजोर होने लगी। बौद्ध लामा यानी धार्मिक गुरु धीरे धीरे शासन में प्रभावी हुए। अलग अलग बौद्ध संप्रदायों जिसमें निगमा, काग्यू, शाक्य, गेलुग का प्रभाव रहा। ये काल विखंडित शासन का माना जाता है। 1642 से 1959 तक दलाई लामा का शासन रहा। शासन प्रणाली धार्मिक और राजनीतिक रही। दलाई लामा सर्वोच्च शासक थे। शासन परिषद को काशाक कहा जाता था। समाज सावंती व्यवस्था पर आधारित था और राजधानी ल्हासा थी। 1951 के बाद अगर देखा जाए शासन तो चीन के अधीन तिब्बत का शासन हुआ। 1951 के बाद तिब्बत को चीन में शामिल किया गया। 1965 में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की स्थापना हुई। शासन प्रणाली समाजवादी एक दलीय शासन रहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन रहा। राजधानी इसकी ल्हासा रही और स्थानीय सरकार केवल, लेकिन वास्तविक सत्ता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही है। तिब्बत के अगर धरातलीय विभाजन की बात की जाए तो विभिन्न आधारों पर इसको बांटा गया है। पहला है भौगोलिक और प्राकृतिक आधार। तो इस आधार पर तिब्बत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पश्चिमी तिब्बत, यांगचांगथांग पठार। अत्यधिक ऊंचा है ये, ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। औसत ऊंचाई 4500 से 5000 मीटर है। विरल यानी बहुत कम जनसंख्या है। झीलें, चरागाह अधिक हैं। विशाल पठार है। मरुस्थलीय घास भूमि यहाँ पाई जाती है। लक्षण इसके जो हैं, चरवाहा जीवन है यहाँ का। याक, भेड़, जंगली गधे आदि जानवर हैं। नमक की झीलें हैं यहाँ, नम तिसो और सेलिंग तिसो। इस इमेज के माध्यम से आप प्राकृतिक विभाजन को देख सकते हैं तिब्बत के, जो अलग अलग भागों में दिखाया गया है। मध्य तिब्बत की अगर बात की जाए, ये दूसरी प्रकार का विभाजन है। ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का यारलुंग सांगपो कहते हैं जिसे, घाटी स्थित है। वहाँ पर अपेक्षाकृत समतल और उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर तिब्बत का सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्र है ये। लक्षण, यहीं राजधानी ल्हासा स्थित है। कृषि एवं मानव बसावट यहाँ अधिक है। मध्यम ठंडा जलवायु है।
तीसरे प्रकार का जो है पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तिब्बत है। अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, पर्वतीय घने वन पाए जाते हैं, ऊंचे पर्वत और गहरी नदी घाटियाँ हैं। यांगत्से, मैकोंग, साल्बिन, सहायक ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। लक्षण अगर देखा जाए तो सीढ़ीनुमा खेती यहाँ होती है, अधिक जनसंख्या है, जैव विविधता से ये क्षेत्र भरपूर है। अगर सांस्कृतिक ऐतिहासिक आधार देखा जाए तो इस पर 3 पारंपरिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यूत्सांग यानी मध्य तिब्बत, धार्मिक राजनीतिक केंद्र लिहाजा यहाँ है। दूसरा है खाम, पूर्वी तिब्बत, साहसी और स्वतंत्र की जनजातियाँ हैं यहाँ। तीसरा है आमदो, उत्तर पूर्वी तिब्बत को कहा जाता है, दलाई लामा का यहाँ जन्मस्थल है। प्रशासनिक आधार पर अगर देखा जाए तो चीन के शासन में तिब्बत को 2 प्रकार से बांटा जाता है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी राजधानी ल्हासा और तिब्बत का मुख्य क्षेत्र, और अन्य चीनी प्रांतों में सम्मिलित तिब्बती क्षेत्र यानी छिंगहाई, सिचुआन, यूनान और गांसू। नदी तंत्र यानी जल निकास के आधार पर अगर देखा जाए तो तिब्बत को नदी घाटियों के आधार पर भी बांटा गया है, यानी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र जो कि वहाँ यारलुंग सांगपो कहलाती है, सतलुज, मेकोंग, साल्विन नदी क्षेत्र, और तीसरा है सिंधु नदी क्षेत्र। 3 भागों में तिब्बत को नदी के हिसाब से बांटा गया। तिब्बत की अगर नदियों को देखा जाए तो तिब्बत को एशिया का जल मीनार कहा जाता है। एशिया की अनेक महान नदियाँ तिब्बती पठार से ही निकलती हैं। इस इमेज के माध्यम से आप अपने दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर उसका लोकेशन है और कहाँ से नदी कहाँ से निकलती। यारलुंग सांगपो है पहली नदी। स्रोत इसका तिब्बत के अंग से हिमनद भारत में, नाम इसका ब्रह्मपुत्र है। महत्व इसका देखा जाए तो तिब्बत की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से भारत, अरुणाचल, असम से होती जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। सिंधु नदी है, इसका स्रोत मानसरोवर झील के पास से है तिब्बत में। महत्व इसका भारतीय उपमहाद्वीप की ऐतिहासिक नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से लद्दाख और पाक होते हुए अरब सागर में ही गिरती है। सतलुज नदी की बात की जाता है, इसका स्रोत जो है राजस्थान तिब्बत में है। महत्व सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए आगे निकल जाती है। नेक्स्ट है करनाली, जिसको घाघरा भी कहते हैं। इसका स्रोत मानसरोवर क्षेत्र है तिब्बत का। महत्व गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से नेपाल, नेपाल से उत्तर प्रदेश में ये जाती है। अरुण नदी है, स्रोत इसका तिब्बत है। महत्व कोशी नदी की प्रमुख सहायक नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से नेपाल और नेपाल से बिहार होते हुए आगे बढ़ जाती है। साल्विन नदी है, स्रोत इसका तिब्बत में है, नाम नू जियांग है वहाँ पर। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से म्यांमार और अंडमान सागर में जाके मिलती है ये। विशेषता का देखी जाए तो गहरी घाटियों में बहने वाली ये नदी है। मेकांग नदी को देखा जाए स्रोत तो तिब्बत में है। तिब्बत में नाम इसका लाचांग जियांग है। महत्व दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी है ये। प्रवाह क्षेत्र देखा जाए तो तिब्बत से चीन, चीन से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पीली यानी येलो नदी या ह्यांगहो नदी। स्रोत इसका तिब्बती पठार है। महत्व चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। तिब्बत की पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं को देखा जाए तो श्रृंखलाओं में कुनकुन माउंटेन्स, तंगुला माउंटेन्स, हिमालय रेंज और ट्रांस हिमालय, कराकोरम रेंज, गांडाइस रेंज और न्यूनचैन तंगला, ये श्रृंखलाएँ यहाँ पर। इस इमेज के माध्यम से आप इन श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, सबसे ऊपर कुनकुन माउंटेन्स है, कुनलुन, तंगुला माउंटेन्स उसके नीचे, निनचैन तंगला और ट्रांस हिमालय सबसे नीचे है, कराकोरम रेंज, उसके बाद गांडाइज रेंज और हिमालय रेंज सबसे नीचे है। इस इमेज के माध्यम से आप इनका लोकेशन अपने दिमाग में छवि बना सकते हैं। ये दूसरे पहाड़ हैं ल्होत्से। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जो 8,848 मीटर की है। चो ओयू और नदियों का लोकेशन दिया हुआ है, आप इसकी छवि आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसके विवरण को देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। तिब्बत की ओर इसे नॉर्थ फेस भी कहा जाता है। माउंट ल्होत्से 8516 मीटर की है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है ये। एवरेस्ट के बिल्कुल पास स्थित है। एवरेस्ट ल्होत्से रिज से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है माउंट
चोयू 8,188 मीटर की है। छठा सबसे ऊंचा पर्वत है ये, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। पर्वतारोहियों के लिए अपेक्षाकृत आसान है। शीशापानगमा 8,027 मीटर की है, पूरी तरह तिब्बत में स्थित है। एकमात्र 8,000 प्लस मीटर पर्वत है, इसलिए ये तिब्बत का विशेष पर्वत माना जाता है। ग्याचुंगकांग है जो कि 7952 मीटर की है, 7,000 प्लस मीटर श्रेणी का प्रमुख पर्वत एवरेस्ट क्षेत्र में ये स्थित है। नामचा बरवा 7,782 मीटर की है, यारलुंग सांगपो नदी के पास है। ये अत्यंत दुर्गम और तीखी चट्टानों वाला ये पर्वत है। गुरला मानधाता 7,694 मीटर का है, पश्चिमी तिब्बत में स्थित है, कैलाश क्षेत्र में है। माउंट कैलाश है 6,638 मीटर का, मानसरोवर झील के पास स्थित है। हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और पर्वतारोहण इसका निषिद्ध है। तिब्बत की अगर झीलों की बात की जाए तो इस इमेज के माध्यम से आप अपने दिमाग में छवि ला सकते हैं कि इन झीलों की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, अलग अलग दी हुई हैं इसमें। मानसरोवर झील, नमतिसो झील, सेलिंतिसो झील, ये सब दी हुई हैं। आपके इस इमेज के माध्यम से लोकेशन की छवि बना सकते हैं। अगर डिटेल की बात की जाए तो नामतिसो झील जो है ऊंचाई इसकी 4,718 मीटर है। प्रकार खारी झील है। महत्व तिब्बत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। धार्मिक महत्व इसका बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती है। विशेषता इसका नीला जल है, चारों ओर बर्फीले पर्वत हैं। मानसरोवर झील ऊंचाई 4,590 मीटर है। प्रकार मीठे पानी की झील है। स्थान जो है कैलाश पर्वत के पास है। धार्मिक महत्व हिंदू, बौद्ध, जैन, बौद्ध धर्म में अत्यंत पवित्र है ये मानसरोवर झील। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों का ये उद्गम क्षेत्र है। राक्षसताल या राकसताल या रक्षाताल ऊंचाई 4,575 मीटर है। प्रकार खारी झील है। स्थान मानसरोवर के पास है। धार्मिक धारणा इसकी अपवित्र मानी जाती है ये। विशेषता गहरा नीला काला जल है इसका, कोई जलीय जीवन नहीं है। सेलिंतिसो झील है, ऊंचाई 4,530 मीटर है। प्रकार खारी झील है। महत्व तिब्बत की दूसरी सबसे बड़ी झील है। विशेषता विशालाकार है, कम आबादी क्षेत्र है। यमद्रोक्तिसो झील है, ऊंचाई 4,441 मीटर की है। प्रकार मीठे पानी की झील है। महत्व तिब्बत की 3 पवित्र झीलों में से ये एक है। विशेषता फिरोजी रंग का जल है, यहाँ पर सुंदर घाटियाँ। तिब्बत के झरनों की बात की जाए तो इसकी इमेज को आप अपने दिमाग में छवि बना सकते हैं। इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। अगर डिटेल की बात की जाए, ये झरनों की ही है दूसरी भी। झरनों की अगर बात की जाए तो इसमें झरनों की पूरी डिटेल दी हुई है, कहाँ कहाँ स्थित है, इनका लोकेशन दिया हुआ है, किस प्रकार का झरना है, संकरी घाटी में है, पर्वतीय क्षेत्र में है, पवित्र है, काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला है, ऐतिहासिक वस्तुओं के पास है। इस प्रकार के झरनों के दिए हुए हैं। तिब्बत के पठार की अगर बात की जाए तो उपनाम इसका पामीर का पठार है। पेशवी छत भी कहा जाता है, तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा विशालतम पठार है ये। भौगोलिक स्थिति अगर इसकी देखी जाए तो ये मुख्यतः चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरब में ये हैंगदुआन पर्वत और सिंचुआन यूनान का पर्वतीय क्षेत्र है इसके पूरब में। पश्चिम में इसके कराकोरम पर्वत है, पामीर पर्वत है। उत्तर में इसके कुनकुन पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसके फैलाव की अगर स्थिति देखा जाए तो अरुणाचल के उत्तर निकट क्षेत्र है ये। भूटान के उत्तरी क्षेत्र से सटा हुआ है। नेपाल के उत्तरी क्षेत्र से सटा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व यानी तिब्बत के पश्चिमी लद्दाख में ये। लद्दाख भारत के पूर्व यानी तिब्बत के पश्चिम में है ये। और चीन मुख्य भाग तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र छिंगहाई इसका माना जाता है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो ये पठार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है। यही टक्कर हिमालय पर्वत के निर्माण का कारण भी है। ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया आज भी धीमी गति से चल रही है। क्षेत्रफल की अगर इसकी बात की जाए इस पठार की तो क्षेत्रफल लगभग 25 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। विश्व के अन्य सभी पठारों में ये कहीं भी सबसे ऊंचा है। औसत ऊंचाई इसकी 4,500 से 5,000 मीटर है, लगभग 15,000 फीट। जलवायु अगर देखी जाए यहाँ की तो अत्यधिक ठंडी और शुष्क वायु है। सर्दियाँ लंबी और कठोर हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है वो छोटी हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पर रहना मुश्किल पड़ता है। एशिया का जल स्तंभ भी इसको कहा जाता है पठार को, क्योंकि तिब्बत का पठार एशिया की कई प्रमुख नदियों जिसमें सिंधु, यांगत्से, ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो, मेकांग, सालमीन, यहाँ अनेक उच्च हिमनदीय झीलें हैं। नामतिसो, मानसरोवर, राकसताल, यामद्रोक्तिसो, ये सभी झीलों के कारण इसको एशिया का जल स्तंभ भी कहा जाता है।
प्राकृतिक अगर दर्शनीय स्थलों की बात की जाए तो कैलाश, माउंट कैलाश है, हिंदू बौद्ध जैन बौद्ध धर्म का पवित्र पर्वत है ये। नामचबरवा है, अत्यंत सुंदर व ऊंचा पर्वत है। यालुंग सांगपो और ग्रैंड कैनियन दुनिया की सबसे गहरी घाटी है ये। नामतिसो झील पवित्र खारे पानी की झील है ये। मानसरोवर झील आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है ये। यामद्रुक झील फिरोजी रंग की प्रसिद्ध झील है ये। कारमा झरना और न्यांगपो नदी घाटी यहाँ देखने लायक है। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की अगर बात की जाए तो पोटाला पैलेस है यहाँ ल्हासा में, दलाई लामा का ऐतिहासिक निवास है ये। जोखांग मंदिर तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। शेरा मठ बौद्ध वाद विवाद परंपरा के लिए ये प्रसिद्ध है। द्रेपुंग मठ कभी दुनिया का सबसे बड़ा मठ हुआ करता था ये। ताशिल हुम्पू मठ केडिंग गुफा है, गुरु पद्म संभव से संबंधित ये जुड़ी हुई गुफा है। सांस्कृतिक और अन्य स्थलों की बात की जाए तो ल्हासा शहर है, तिब्बती संस्कृति का हृदय माना जाता है। शिगात से पंचेन लामा की नगरी है ये। न्यांगची ये तिब्बत का स्विट्जरलैंड है। ड्रेकटजोंग और नांगजांग यहाँ के सांस्कृतिक अन्य स्थलों में आते हैं। भारत तिब्बत के आर्थिक संबंधों की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में भारत तिब्बत के बीच मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध थे। आधुनिक काल में ये संबंध राजनीतिक कड़ियों से सीमित हो गए हैं। आज तिब्बत से जुड़ा आर्थिक संपर्क भारत चीन संबंधों पर निर्भर है। भारत तिब्बत राजनीतिक संबंधों की अगर बात की जाए तो तिब्बत अब चीन का स्वायत्त क्षेत्र है। भारत तिब्बत की ओर एक चीन नीति का पालन करता है। भारत में तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी आबादी है। तिब्बत मुद्दा भारत चीन संबंधों के संवेदनशील विषय है। भारत तिब्बत संबंध धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से प्राचीन काल में गहरे रहे हैं, परंतु आधुनिक राजनीति में ये विषय भारत चीन संबंधों पर जुड़ गया है। भारत तिब्बत अगर राजनीतिक संबंधों की बात की जाए तो भारत में तिब्बती शरणार्थियों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। धर्मशाला तिब्बती सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। भारत तिब्बत सांस्कृतिक संबंध आज भी जीवंत हैं। भारत तिब्बत सांस्कृतिक संबंध केवल ऐतिहासिक ही नहीं है, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक भी हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं और उनका विकास तिब्बत में हुआ है। इस प्रकार आपको तिब्बत के संबंध में अधिक से अधिक हर चीज़ पर नज़र रखते हुए, हर चीज़ का दृष्टिकोण करते हुए इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराया जाए। वीडियो का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपलब्ध हुई हो और आप इसको अच्छा मान रहे हो तो एक लाइक अवश्य कीजिए। इससे ही हमारा मनोबल बढ़ता है। सेव कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन के समय इस प्रकार की वीडियो जो कि कहीं उपलब्ध नहीं है आपको इधर उधर तलाश करना ना पड़े। शेयर कीजिए अधिक से अधिक जान के बारे में यूपीएससी एस्पिरेंट में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, अगली वीडियो कहाँ की देखना चाहते हैं, और यदि कोई क्वेरी या सुझाव है तो उसको दे सकते हैं ताकि इसमें भविष्य में सुधार किया जा सके। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर घर बैठे प्राप्त होती रहें। आपकी सफल कामना और आपके उज्जवल भविष्य के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब तक देखने के लिए वीडियो अब तक